जब कभी भी हमें किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है तो सबसे पहले जो हम चीज़ देखते हैं उस एग्ज़ाम के बारे में, वो उस एग्ज़ाम का सिलेबस होता है। आज हम इस वीडियो में CUET PG के अंतर्गत आने वाले COQP 11, जिसको कि जनरल पेपर के नाम से भी जाना जाता है, उसके सिलेबस को समझेंगे, उसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे, उसके कैसा कैसा क्वेश्चंस आता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या हमारी एक स्ट्रेटजी रहनी चाहिए अगर हम इस एग्ज़ाम को 2026 में आने वाले CUET PG एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो किस माइंडसेट से हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। इन सब बातों का डिस्कशन हम आज करेंगे। ठीक है, तो मैं केशव आप सभी का स्वागत करता हूं द हिस्टोरिका के इस प्लेटफॉर्म पे, और आज हम COQP 11 का सिलेबस जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम COQP 11 के सिलेबस से। तो हम देखते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए दिए हुए हैं, जो कि है एक बेसिक सा चीज़ है कि COQP 11 में 75 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि सारा क्वेश्चन जो है वो आपके 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, और अगर कुछ आप गलत करते हैं तो उसके लिए -1 मार्किंग होती है, और अगर सही करते हैं तो +4 मार्किंग होती है। ठीक है, COQP 11 के लिए 2026 के लिए NTA ने अभी तक तो कोई भी ऑफिशियली जारी नहीं किया है सिलेबस या सैम्पल पेपर, बट ऐसा है कि मोस्ट प्रोबेबली जो आपका 2025 का सिलेबस है वही सिलेबस रहने वाला है, और जो 2025 का पैटर्न है वही रहने वाला है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चंस होता है, और आपके सारे क्वेश्चंस इसमें कंपलसरी होते हैं। सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो बाइलिंगुअल दिए जाते हैं। आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं या हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट लैंग्वेज के, लैंग्वेज में आपको चूज़ करना होता है कि यू वांट टू अटेम्प्ट इंग्लिश और आपको हिंदी में अटेम्प्ट करना है, तो ये आपको पहले चूज़ कर लेना होता है। फॉर्म फिल करने वक्त भी आपको ये चूज़ करना पड़ता है, और फॉर्म में मान लीजिए आपने हिंदी चूज़ किया, एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश भी अटेम्प्ट करने की इच्छा है, फिर भी एग्ज़ाम में आपको ये ऑप्शन दिया जाता है। ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारा वो लैंग्वेज का होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज में हमारा 2 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में जो पूछे जाते हैं मेनली सवाल, वो आपको पैसेज बेस्ड पूछे जाते हैं। आपको 1 या 2 पैसेज जरूर रहता है क्वेश्चन पेपर में, और उसी के पैसेज पे जो दिया रहता है उस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी में ग्रामर भी पूछ लिया जाएगा। उसी में आपको कुछ सिनोनिम एंटोनिम भी पूछा जा सकता है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारी चीज़ें भी उसके अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। उसके अलावा पैसेज के अलावा आपका इंग्लिश ग्रामर रहेगा। ठीक है, टेंस का यूज है, आपका वर्ब एडवर्ब, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इरर क्या होगा, सेंटेंस में क्या इरर है, जम्बल्ड पैरा, एक अनअसेंबल्ड पैरा आपको दे देगा, और उस पर फिर आपको बोलेगा कि इसको सही से अरेंज करिए। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस में कुछ इरर रहेगा उसको आपको करेक्ट करना होगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कंप्रीहेंशन, जो कि आपको इंग्लिश कंप्रीहेंशन और रीडिंग कंप्रीहेंशन ये एक ही तरह की बात हो जाती है। रीडिंग कंप्रीहेंशन में आपको पैसेज देता है, उसी का आपको बताना होता है। पैराग्राफ कंप्लीशन, पैराग्राफ कंप्लीशन में आपको एक पैरा दिया होगा, उसमें आगे और क्या होना चाहिए इस पे डिस्कशन होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम, आइडम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, ये सारा इंग्लिश का हो गया। इसी के तरफ ठीक हिंदी का जो है कि हिंदी व्याकरण से आपको सवाल आते हैं। अशुद्ध प्रयोग यानी कि वाक्य की अशुद्धि पर सवाल आते हैं। परिच्छेद का उचित क्रम जो दिया होगा उसमें उचित क्रम क्या है, वो वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन। ठीक है, पाठ बोधन यानी कि पैसेज ही आप समझ लीजिए हिंदी में। वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम शब्द। ठीक है, मुहावरे एवं कहावत। अब जब हम इसमें देखें कि मान लीजिए हिंदी में तो क्वेश्चंस किस टाइप्स के होते हैं, एक मैं आपको आइडिया दे देता हूं। तो हिंदी में मान लीजिए कि विशेषण आया, ठीक है, तो विशेषण से केवल सवाल नहीं आएगा कि ये विशेषण है और ये विशेष्य है। विशेषण में ये किस प्रकार का विशेषण है, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं। अगर संधि से सवाल आता है व्याकरण में तो कितने प्रकार के संधि हैं, उसमें से किस खास प्रकार का ये संधि है, इसका भी क्वेश्चन आता है। तो ये काफ़ी बेसिक से चीज़ें हैं, हम काफ़ी प्राइमरी स्कूल्स में इसे पढ़ लेते हैं। इसको एक बार जरूर इन सारी चीज़ों को देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का। एक मैं बात आपको बताना भूल गया
कि इसका जो वेटेज रहता है वो 15 क्वेश्चंस का फिक्स रहता है, जो कि पिछले 4 सालों से देखा जा रहा है कि 15 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपको लैंग्वेज सेक्शन से। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जनरल नॉलेज पे, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस। तो जनरल नॉलेज और अवेयरनेस में दो पार्ट आप मान सकते हैं, एक आपका करंट अफेयर्स का होता है और एक आपका स्टैटिक का पार्ट होता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का जो पार्ट होता है वो पिछले 1 साल का आप करंट अफेयर्स मान लीजिए, उसके ही इर्द गिर्द जाता है। और जो स्टैटिक का पार्ट होता है जिसमें कि आपका क्या क्या इंक्लूड होगा, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। उस पर आपका लिटरेचर रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी रहेगा, पर्सनालिटीज़ जो फेमस हैं, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, आपके जो आज़ादी के वक्त जो फेमस पर्सनालिटीज़ थी उनका, स्पोर्ट्स में कौन कौन से, विश्वनाथन आनंद को क्या मिला, कौन कौन सा जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल, ये सारी चीज़ें मिली हैं, उनसे रिलेटेड रह सकता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का बेसिक टर्म है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सारी चीज़ें आपको आ सकती हैं। साइंस में आपको बेसिक साइंस आता है, मान के चलिए कि क्लास 8-9 तक जो आप केमिस्ट्री के सवाल पूछे हैं, कोई बायोलॉजी का, विटामिन्स वगैरह के बारे में, इन सब सवाल रहते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, लीगल में भी बहुत डीप जाके नहीं, बट एक बेसिक लीगल रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल जो हो जाते हैं। ठीक है, इमरजेंसी का क्या प्रोविज़न है, फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो आपका ये कौन कौन से प्रोविज़न के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है, कौन कौन से इमरजेंसी का, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। ठीक है, फिर ज्योग्राफी का भी आपको जो बेसिक्स रहता है उस पे आ सकता है। और कल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप बढ़ने लगी हैं, जो भारत सरकार की योजनाएं आती हैं उनका क्या कुछ पुराने कल्चर से या पुराने बात से रिलेशन है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। ये सब स्टैटिक का पार्ट हो गया। स्टैटिक का पार्ट और करंट अफेयर्स का पार्ट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। आप मान के चलिए कि आपको 25 के आसपास, 20 से 25 के आसपास इससे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये इस पार्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इसको छोड़ के आप स्किप नहीं कर सकते हैं कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, मेरा बाकी पार्ट मजबूत है, हम करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज को छोड़ दें। अगर आप इसको छोड़ेंगे तो पेपर आपके लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और करेंट अफेयर्स भी किस तरह के आता है, तो करेंट अफेयर्स आपको ऐसा आएगा कि वो करंट में कुछ घटना घटेगी और उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पूछ लेगा। इस तरह का क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए लगातार मिलते रहता है। जब हम PYQ डिस्कशन करेंगे तो PYQ डिस्कशन में हम आपको एक बहुत ही अच्छा एक दिखाएंगे कि किस तरह के टॉपिक्स को, किस तरह के PYQs को और क्वेश्चंस को पूछा गया है और कैसे हम गेस कर सकते हैं कि आने वाले जो टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और उस पर ज़्यादा ध्यान देके हम अपना मोस्ट स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर का बेसिक्स है, तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर या फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर ये आपको पूछता है, जो कि पहला टॉपिक है। कंप्यूटर एब्रिविएशन जो होती हैं, सारे फुल फॉर्म्स, वो आपको जरूर पूछता है। कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, ठीक है, ये पूछता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन सब का जो अलग अलग फीचर्स है, अलग अलग लेआउट है, जो अलग अलग कॉलम दिया हुआ है, होम में क्या क्या रहता है, सेव एज से क्या है, डिज़ाइन में क्या क्या ऑप्शन है, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चंस आपको आ सकता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, स्टोरेज डिवाइस है, रैम रोम क्या होता है, किसका क्या फंक्शन है, किसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आ सकता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट एक काफ़ी एक कह सकते हैं कि रेलेवेंट टॉपिक बन जाता है आज के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कितने टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं, इन सब से। वेबसाइट्स कौन कौन से हैं, वेब ब्राउज़र के का डेफिनेशन क्या है, वेब ब्राउज़र कौन पहला वेब ब्राउज़र कौन था, ठीक है, अभी फेमस वेब ब्राउज़र कौन सा चल रहा है। कंप्यूटर वायरस के बारे में, कंप्यूटर वायरस के बारे में जब बात हो रहा है तो एंटीवायरस के बारे में भी बात होगा। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स जो भी फेमस हो सकते हैं। ठीक, अब कंप्यूटर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखने में काफ़ी सिलेबस ईजी लगता है, लेकिन जब आप पेपर पे जाएंगे तो पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसका वेटेज मैं बता देता हूँ आपको कि 10 से 15 के आसपास रहता है। 10 से 15 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, तो इसमें से 4-5 क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी बेसिक लेवल के रहेंगे, वो एब्रिविएशन भी रह सकता है, वो शॉर्टकट की रह सकता है, वो बेसिक क्वेश्चन रहेगा जो आपने कभी ना कभी सुना होगा। लेकिन 3-4 क्वेश्चंस आपको ऐसे घुमा के दिया जाएगा जिसमें आप कंफ्यूज होंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं समझा होगा तो आप उसमें गलती कर सकते हैं।
ऑप्शंस भी कंफ्यूजिंग बनाए जाते हैं। आप PYQs उठा के देखिएगा। मैं PYQ जो है वो सोच रहा हूँ कि आपको एक एक साल का पूरा PYQ करवाऊँ या सेक्शनल PYQ करवाऊँ। किस तरह का PYQ आप चाहते हैं करवाना, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी आगे की PYQ की क्लास होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ये दो है। दो सब्जेक्ट आ जा रहा है आपको। इसमें आप ये देखिएगा कि जनरल एप्टीट्यूड में आपको मैथ्स कह सकते हैं, ठीक है, कि मैथ्स में क्या क्या पूछा जा रहा है। अब मैथ्स में बहुत लोग क्या बोलेंगे कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, बहुत लोग बोलेंगे कि मेरा मैथ्स काफ़ी वीक है, ठीक है। और जिनका मैथ्स अच्छा है वो खुश हो जाएंगे, जिनका वीक है वो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाएंगे कि मैं तो छोड़ ही दूंगा मैथ्स, या मुझसे मैथ्स नहीं हो पाएगा, ठीक। लेकिन आप ये जान लें कि मैथ्स का भी वेटेज एक अच्छा वेटेज रहेगा आपको, ठीक। और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसमें बनाया सिलेबस इस तरीके से गया है कि किसी भी सेक्शंस को आप कंप्लीटली इग्नोर करना सही आपके लिए नहीं होगा। तो आइए मैथ्स का सिलेबस देखते हैं। क्लॉक्स, कैलेंडर, एवरेज सिंप्लीफिकेशन, काफ़ी बेसिक्स टॉपिक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, ठीक है, कि फादर का एज इतना है, सन का एज कितना होगा ये। ट्रेन, LCM HCF परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है और लेंदी क्वेश्चंस रहता है। कुछ क्वेश्चंस आपको मैथ्स में जानबूझकर ऐसे दिए जाते हैं जिसको सॉल्व करें, जो सॉल्व होना होगा ही आपसे अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो, बट इट विल टेक वेरी मोर टाइम, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको लेगा और आपका जैसे जैसे आपका जो टाइमर दिखता है एग्ज़ाम में, वो जैसे जैसे बढ़ता है तो उसी अकॉर्डिंग आपकी जो पेशेंस लेवल वो भी घटता जाता है और पैनिक होना आप शुरू होते हैं। तो मैथ्स में टाइम का मैनेजमेंट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। कितने देर तक हमको किस क्वेश्चंस को फोकस करना है, कितने देर के बाद अगर नहीं हो पा रहा तो स्किप कर देना है, ये भी एक समझदारी का काम है। ये आप लगातार प्रैक्टिस से सीखेंगे। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक सिलेबस PYQ के बाद आपको एक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जिसको लेके भी हम लोग काम करेंगे और आपके लिए अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड क्वेश्चंस, टाइम डिस्टेंस, ठीक है, स्टॉक एंड शेयर्स, डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनियन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है। तो इन सब से जितने टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, लगभग टॉपिक्स आपको फिक्स होंगे कि इन सब क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन आना, इन सब टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आना फिक्स है। जैसे कि क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको फिक्स रहेगा कि आना ही आना है, ठीक। ये आपको पता कब चलेगा, ये आपको समझ कब आएगा, जब आप एक रिग्रेस प्रैक्टिस करेंगे, आप चीज़ों को बनाएंगे, PYQs को देखेंगे, अलग अलग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर आपकी ये समझ डेवलप होगी, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीडिंग, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया है, इसको सही कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए लॉजिकल रीजनिंग में आप देखिए कि रीजनिंग का दिया गया है, ठीक। अब रीजनिंग में आप दो तीन तरह का रीजनिंग आ जाता है, इस पे आपको ध्यान देना होता है। रीजनिंग और मैथ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसका सिलेबस फिक्स है, इसका सिलेबस फिक्स है, इसके टॉपिक्स फिक्स हैं, इसमें क्वेश्चंस रेपिटेटिव आते हैं। हर एक टॉपिक के 3-4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको सीखना होता है। अगर आपने वो सीखा, अगर आपने वो प्रैक्टिस की, हर एक टाइप को 2-3 बार प्रैक्टिस किया, तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होइएगा और आराम से एग्ज़ाम दीजिएगा और अच्छा स्कोर कीजिएगा। चलिए रीजनिंग को देखते हैं। रैंकिंग टेस्ट, ऊपर नीचे कौन ऊपर आ रहा है, कौन नीचे आ रहा है, उसके नीचे कौन आ रहा है, एज में, लेंथ में, हाइट में, तो इनको लेके क्वेश्चन रहता है। लीनर में, तो लीनर में आपका ऐसा हो जाएगा कि कौन इधर लेफ्ट आ रहा है, कौन राइट आ रहा है, और रैंकिंग में आपको इस तरीके से हो जाता है। मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको दिखने के लिए मिलती है। कितनी तरह का सीटिंग अरेंजमेंट होता है, स्क्वायर हो सकता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ये सब चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स, काउज एंड इफेक्ट, हाँ, इन चारों का जो टाइप है ये एक थोड़ा सा अलग होता है और स्टेटमेंट बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग हो जाता है। और ये अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं क्वेश्चंस को,
तो करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है और आसानी से आप इसको कर लेके जाएंगे। इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, इस चैनल पे भी करवाई जाएगी। और अगर किसी भी और तरह की हेल्प की आपको आवश्यकता है तो जो भी हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर आपको इधर दिख रहा होगा, ताकि कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, काउज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये चारों टाइप का क्वेश्चन है। इन सबसे क्वेश्चन जरूर आता है और ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं बिल्कुल, अगर थोड़ा सा ध्यान देके आपने पढ़ा है तब। इसके बाद आप आ जाते हैं नंबर सीरीज पर, ठीक है, कि 2, 3, 5, 7 अगला क्या होगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, काफ़ी फेमस टॉपिक्स हैं ये। COQP11 एक ऐसा पेपर है कि बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर बचपन से भी आपने थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो ये पेपर आपको इजी लगेगा। लेकिन इजी लगेगा तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, जो कि आपको BHU जैसे संस्थान में, DU जैसे संस्थान में एक अच्छा सीट फिक्स कराने में मदद करता है, ठीक है। इन्फरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको क्या फिगर रिलेटेड रीजनिंग आ सकता है, पेपर कटिंग आ सकता है, मिरर में देखेंगे तो ये इमेज कैसा दिखेगा, वाटर में देखेंगे तो ये इमेज कैसा दिखेगा, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ सकता है। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। एनालिटिकल रीजनिंग में आपको ये आ सकता है कि ऑल कैट्स आर डॉग्स और डॉग्स आर कैट्स, ठीक है, इन सब टाइप्स का क्वेश्चन आपको आता है। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जाएगा आगे। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। ये आपका सिलेबस था, ठीक, तो ये आपका सिलेबस था। हमने देखा कि सबसे पहले लैंग्वेज का हमने सिलेबस देखा, उसके बाद हमने जनरल नॉलेज का सिलेबस देखा, जनरल करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का, फिर हमने देखा जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग्स का। इसमें जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का भी जो रहता है वो 10 से 15 रहता है। आपको क्वेश्चन का वेटेज सेम रीजनिंग का भी रहता है, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स का वेटेज लगभग सेम रहता है और टोटल क्वेश्चंस आपको 75 पूछे जाते हैं। थोड़े बहुत वेटेज कोई फिक्स नहीं होता है एग्जैक्टली इसमें। और हाँ, इसमें यह भी इंटरेस्टिंग बात है कि NTA ये कभी नहीं बताता है कि हम 10 क्वेश्चन ही मैथ का पूछेंगे और 12 क्वेश्चन ही रीजनिंग का पूछेंगे। ऐसा नहीं है, 75 क्वेश्चन वो पूछेगा, जिसमें लैंग्वेज का बहुत हद तक आप फिक्स मान भी सकते हैं एक वक्त के लिए, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों का जो सिलेबस है वो आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, उसका नंबर कुछ फिक्स नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर चुके हैं सिलेबस को डिस्कस करने के बाद एक बार हम समझ लेते हैं कि अगर हमको ये तैयारी करने की आवश्यकता है तो हमको अभी क्या करना पड़ेगा या क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं कहता हूं कि रीजनिंग और मैथ्स जो है, ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स जो है वो आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके सिलेबस और टॉपिक्स फिक्स हैं, फिक्स टॉपिक और फिक्स सिलेबस। तो सबसे पहले आप इससे स्टार्ट कीजिए, ठीक, इससे स्टार्ट कीजिए। इनके टॉपिक्स को देखिए, इनके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखिए, किस तरह के PYQs में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस पे जाइए, उसको देखिए और उससे आपको समझ आ जाएगा कि लेवल क्या है। बहुत हार्ड लेवल नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगेन बहुत इजी भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक। अब रीजनिंग और मैथ्स को देख लिए। रीजनिंग और मैथ्स के साथ साथ आप GK और GS को साथ में चलाते रहेंगे। GK और GS में आप करंट अफेयर्स को देखेंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी एक न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी आप देख सकते हैं कि कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। एक वेबसाइट है GK टुडे करके, ठीक है, GK टुडे पे डेली का 5 क्वेश्चन आता है, डेली का 5 क्वेश्चन आता है। GK टुडे का डेली का 5 क्वेश्चन आता है, उस पर आप पाँचों क्वेश्चंस पे क्वेश्चन दिया रहेगा और क्वेश्चंस के बाद आंसर दिया रहेगा, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि तो उससे क्या हुआ कि क्वेश्चंस को आपने देखा, उसका सही ऑप्शन अटेम्प्ट किया, वो सही या गलत हुआ, नीचे उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, वो आपको अटेम्प्ट करने के बाद दिखेगा। तो उससे आपका सही हो गलत हो, इट डजेंट मैटर, आप ये सीख जाएं कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट अभी हमारे देश में हो रहा है, ठीक। तो ये GK टुडे वेबसाइट से आप रिफ़र कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है
जिससे आप अपना कर सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज देखिए एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और लैंग्वेज में 15 क्वेश्चंस में आपको मिनिमम 12 क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए अगर आपको इस एग्ज़ाम में स्टैंड करना है तो, क्योंकि वो क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। आप जब PYQs पे जाएंगे तो आपको समझ आएगा, काफ़ी इजी होते हैं। बहुत बार काफ़ी इजी विलोम शब्द, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और आप काफ़ी आसानी से उसे बता सकते हैं। तो लैंग्वेज आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, अगर नहीं है तो उसको कीजिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं, ताकि आप एक अच्छा एज लेके जाएं लैंग्वेज से। ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स को आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, एक एक टॉपिक को उठाइए, उसके क्वेश्चन सब टाइप्स को देखिए। जीके जीएस के लिए आप इसको फॉलो कीजिए, और स्टैटिक पे एक एक सब्जेक्ट को पकड़िए। मान लीजिए कि हम आज हिस्ट्री को पकड़े, तो हिस्ट्री में हम स्टार्ट कर लेते हैं एंशिएंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स थे। एक आइडिया हमको हो जाना चाहिए कि कैसे हम जो है एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ, मिडाइवल तक आया, कौन कौन से रूलर्स थे, मेन इंपॉर्टेंट रूलर, उनका क्या क्या काम था, जो बुक्स आए उस वक्त, आर्यभट्ट ने क्या किया, उसके पीरियड में क्या हुआ। जो जो इंपॉर्टेंट आपने बचपन से सुन रखा होगा उसी से रिलेवेंट क्वेश्चन आता है, बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन आपको एक बार रिवीजन किसी नोट्स के थ्रू करना होगा। हम अपने चैनल पे इस पूरे COQP 11 का जो है PYQ अपलोड कर देंगे, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको अपलोडेड मिलेंगे। कहाँ पे? तो द हिस्टोरिका के ऐप पे, जिसको कि आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। ठीक है, तो वहाँ से जाके अभी आप रिफ़र कर सकते हैं PYQs को, स्टडी मटेरियल्स को, और उनका यूज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में। ठीक है, तो रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और लैंग्वेज। इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर में भी आपके लिए मटेरियल जो है अपलोड कर दिया जाएगा कुछ ही दिन में ऐप पे, उससे आप रेफर कर सकते हैं। नहीं तो उससे पहले आप PYQs को एक मेजरमेंट के लिए रख सकते हैं, और उससे आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ अजीब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपने सुना होगा कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का हार्ट क्या है, और उसमें ऑप्शन में दे दिया गया था CPU भी और मदरबोर्ड भी। तो ये एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन हो गया था। आपने ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU सुना होगा, बट यहाँ पे हार्ट ऑफ कंप्यूटर CPU कहा जा रहा है। इसी के अलावा कुछ और एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे कंप्यूटर में काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो उसके लिए भी अपने आप को रेडी करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू स्कोर एकदम अच्छा स्कोर। ठीक है, हर सब्जेक्ट्स में आपको एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। COQP 11 जो है वो जनरल पेपर किस किस सब्जेक्ट्स में कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है, तो ये एक अलग से एक वीडियो में इसको पूरा कवर किया जाएगा। बट बेसिकली सबसे ज़्यादा लोग इसमें LLB के लिए भरते हैं, जो कि DU BHU में होता है। ठीक है, DU BHU में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको फिल किया जाएगा, बताया जाएगा एक अलग से वीडियो में। ठीक, DU BHU। अब चूँकि लगभग सारी चीज़ें हम बता चुके हैं इससे रिलेटेड, और कुछ भी क्वेश्चंस आपको पूछना हो, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, COQP 11 से रिलेटेड हो, तो वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि हमारे द हिस्टोरिका का हेल्पलाइन नंबर है। और कमेंट में आप सजेशन दे सकते हैं कि और किन किन टॉपिक्स के वीडियोस आपको COQP 11 के रिगार्डिंग चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपकी है। आपका कमेंट हमें ये समझने में मदद करेगा कि हम कैसे और आगे आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मैं हूं केशव, और ये इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहिए। CUET PG से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक हो, सारी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, उन सब का लाभ उठाइए। थैंक यू।